Okay, so that is the model question paper number 3 and last part for the part 4. We have completed the whole question paper try to over here. Okay, so understand for it. देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको क्या कहना चाहता है कि पेशेंट इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट प्रेजेंट्स विथ डीप लेसरेशन टू दी फोर आर्म। एक पेशेंट है इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर, वो प्रेजेंट है, डीप लेसरेशन है उसको फोर आर्म के ऊपर, दैट इज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली, और वो बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग कर रहा है। द नर्स अप्लाइज डायरेक्ट प्रेशर टू द वुंड। और फर्स्ट सबसे पहले तो क्या करते हैं, जब ब्लीडिंग हो डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो ये भी नर्स ने कर दिया है यहाँ पे, बट ब्लीडिंग कंटिन्यूअस, फिर भी ब्लीडिंग रुक नहीं रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। तो व्हाट शुड द नर्स डू नेक्स्ट, यहाँ पे नर्स नेक्स्ट क्या करेगी? अप्लाई टूर्निकेट अबोव द वुंड, एलिवेट द अफेक्टेड आर्म अबोव द लेवल, हार्ट लेवल, अप्लाई कोल्ड कंप्रेस टू द वुंड, रिमूव द ड्रेसिंग टू असेस द वुंड। देखो, जब भी ब्लीडिंग होता है ना, सबसे पहले डायरेक्ट प्रेशर पुट करते हैं, फिर एलिवेट कर देते हैं अफेक्टेड आर्म को, और तीसरा लास्ट जो है टूर्निकेट को अप्लाई करते हैं। ये सीक्वेंस मैंने आपको बताई हुई भी है। जो कंटिन्यूअस जुड़े हुए हैं उनको सब आंसर्स आएंगे, ठीक है। तो टूर्निकेट लास्ट को अप्लाई करते हैं, सबसे पहले डायरेक्ट प्रेशर, सेकंड में उसका अफेक्टेड आर्म को एलिवेट करते हैं हार्ट लेवल से, और लास्ट में टूर्निकेट लेवल करते हैं। मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा कि डायरेक्ट प्रेशर तो हो गया है, तो अब हम अफेक्टेड आर्म को अबोव हार्ट लेवल पे रखेंगे, ठीक है। The next step should be elevate the affected arm above the heart level. Option B is correct. Elevating the limb helps reduce blood flow to the injury, which can decrease the bleeding. Applying tourniquet, option A, is only used for life-threatening hemorrhage. And last, that cannot be controlled with direct pressure. Cold compress, option C, are not effective for this type of injury. बराबर, वो तो थोड़ा होता तो कर पाता, कोल्ड कॉम्प्रेस यहाँ पे नहीं आएगा, वो तो वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा और क्या करवाएगा, यस, एनेस्थेटाइज इफेक्ट देता है। रिमूविंग द ड्रेसिंग, ऑप्शन डी, कुड डिस्टर्ब द क्लॉटिंग एंड इंक्रीज द ब्लीडिंग। तो ड्रेसिंग को तो बिल्कुल भी नहीं निकालना है, ड्रेसिंग है फिर भी ब्लीडिंग कर रहा है, निकालोगे तो क्या बचेगा। 65 ईयर ओल्ड फीमेल अराइव्स एट द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। 65 ईयर की एक ओल्ड फीमेल है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई विद हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, उसको COPD का हिस्ट्री है। सी इज एक्सपीरियंसिंग इंक्रीज्ड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यहाँ पे उसको इंक्रीज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है। अंडर ऑक्सीजन सेचुरेशन इज 88%। व्हाट शुड बी द नर्सेज प्रायोरिटी एक्शन? एडमिनिस्टर करेंगे ब्रोंकोडाइलेटर्स, प्लेस द पेशेंट्स इन हाई फाउलस ऑक्सीजन पोजिशन, या फिर स्टार्ट एन IV लाइन फॉर फ्लूइड्स, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन थेरेपी। तो देखो, COPD वाला पेशेंट है, उसको इंक्रीज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल भी डाउन जा रहा है 88%, तो हम इसको सबसे पहले ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, ठीक है। फिर नॉर्मल आ जाएगा तो हाई फाउलस दे सकते हैं, तो क्या देंगे, ऑक्सीजन थेरेपी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा प्रायोरिटी के अंदर। The priority action for a patient with COPD and low oxygen saturation is to administer oxygen therapy to improve oxygenation. In patient with COPD, oxygen therapy should be titrated carefully to avoid hypercapnia. Bronchodilators, option A जो था, may be used to improve airflow but are secondary to oxygen administration. ब्रोंकोडाइलेटर्स देंगे पर सबसे पहले तो ऑक्सीजन ही देंगे। प्लेसिंग द पेशेंट्स इन अ फाउलस हाई फाउलस पोजीशन, ऑप्शन बी, कैन हेल्प ईज ब्रीदिंग बट इज नॉट द फर्स्ट स्टेप। स्टार्टिंग एन IV लाइन फॉर फ्लूइड्स, ऑप्शन सी जो था, इज नॉट द प्रायोरिटी अनलेस द डिहाइड्रेशन इज सस्पेक्टेड। जब तक डिहाइड्रेशन ना लगे तब तक फ्लूइड क्यों देना है? 25-year-old male is brought into the emergency room after being involved in a motor vehicle accident. 25 ईयर का एक मेल है जिसको इमरजेंसी रूम में लाए हैं और उसका मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है। ही इज़ कॉन्सियस बट हैज़ सिवियर पेन इन हिज लेफ्ट लेग। वो कॉन्सियस है, उसको टाइम, प्लेस, पर्सन सब पता है, पर उसका लेफ्ट लेग सिवियर पेन कर रहा है एंड इज़ अनेबल टू मूव इट, और वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा है। द लेफ्ट लेग अपीयर्स डिफॉर्म्ड, और उसका लेफ्ट लेग भी जो है वो डिफॉर्म्ड हो गया है। वॉट शुड द नर्स डू फर्स्ट? यहाँ पे नर्स सबसे पहले क्या करेगी? अप्लाई अ स्प्लिंट टू द लेग, असेस फॉर साइंस ऑफ शॉक, एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन, इमोबलाइज द स्पाइन। तो क्या करेगी यहाँ पे? स्पाइन को इमोबलाइज कर देगी, ठीक है, वरना और दिक्कत होगी, है ना।
तो इमोबलाइज करेगी स्पाइन को, अप्लाई स्प्लिन टू द लेग, ये सब बाद में आएगा। और यहाँ पे कुछ भी ऐसा तो दिखाया नहीं है कि उसको ब्लीडिंग हुआ हो, वरना आप सोच सकते थे कि साइंस ऑफ शॉक करना चाहिए। ठीक है, तो क्या आएगा, इमोबलाइज द स्पाइन, ऑप्शन नंबर डी ये प्रायोरिटी है। देखो क्यों है, तो द फर्स्ट एक्शन शुड टू बी टू इमोबलाइज द स्पाइन, है ना। फॉर ऑप्शन डी करेक्ट है। ट्रॉमा टू द लेग्स मे बी एसोसिएटेड विथ अ spinal injury. In a trauma situation, cervical spine immobilization is crucial to prevent further injury. Assessing for shock, option B is administering pain medication, option C are necessary later in the management of plan, but they should not interfere with spinal protection. Apply the splint जो है option A is done for spinal immobilization and evaluation for the shock. A patient in the emergency department is experiencing an acute asthma attack. एक पेशेंट है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में और उसको अक्यूट अस्थमा का अटैक आया है। द नर्स एडमिनिस्टर ब्रोंकोडाइलेटर, और नर्स ने इसको जो है ब्रोंकोडाइलेटर दिया है कि ब्रोंकस डायलेट होगा, ठीक है, तो इजीली वो ब्रीथ ले पाएगा शायद। बट द पेशेंट्स रेस्पिरेटरी स्टेटस वर्जन हो रहा है, अभी भी और भी ख़राब हो रहा है। वॉट इज़ द नेक्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप मैनेजमेंट का क्या होगा, आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, इंक्रीज द डोज ऑफ ब्रोंकोडाइलेटर देंगे, प्रोवाइड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, या प्रिपेयर फॉर इंट्यूबेशन। तो क्या करेंगे हम, इसके अंदर इसको देंगे एडमिनिस्टर्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो स्टेरॉइड्स है ना वो हम देंगे। ठीक है, तो देखो कि यहाँ पे जो है स्टेरॉइड्स क्यों देना है कि अस्थमा के अंदर सिर्फ डायलेटर ही काम नहीं करता, साथ में आपको स्टेरॉइड्स भी देना पड़ता है। सीक्वेंस पता होना चाहिए सिर्फ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ऑप्शन ए एडमिनिस्टर्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। क्यों, तो देखो इन एन अक्यूट अस्थमा अटैक वेयर ब्रोंकोडाइलेटर्स अलोन आर नॉट सफिशिएंट, द नेक्स्ट स्टेप इज टू एडमिनिस्टर कॉर्टिकोस्टेरॉइड। पहले ब्रोंकोडाइलेटर देना है, फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना है। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या है, यस क्या करता है, स्टेरॉइड्स का काम करता है ना, प्रेडनिसोलोन और वो सब, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हेल्प रिड्यूस द इन्फ्लामेशन इन द एयरवे, वो क्या करेगा, डायलेट करेगा और फिर वो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेगा एयरवे का, एंड आर कॉमनली यूज्ड फॉर मॉडरेट टू सीवियर अस्थमा एक्सर्बेशंस। इंक्रीजेज द डोज ऑफ ब्रोंकोडाइलेटर माइट बी हेल्पफुल बट शुड नॉट बी द फर्स्ट स्टेप। प्रोवाइडिंग सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, ऑप्शन सी इज ऑफन डन, बट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है आर नेसेसरी टू एड्रेस द अंडरलाइंग इन्फ्लामेशन। Preparing for intubation, option D should be considered if the patient's respiratory status continue to deteriorate but it is not the first intervention। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पेशेंट को ब्रोंकोडाइलेटर्स देंगे जिससे वो एयरवे को डायलेट ओपन करेगा, पर वहाँ पे स्वेलिंग्स तो होगा, तो वो स्वेलिंग्स को ट्रीट करने के लिए हम स्टेरॉइड्स देंगे। ठीक है, समझ आया, फिर बाकी काम सोचेंगे। चलो नेक्स्ट देखो क्या है कि 55 ईयर का ओल्ड मेल है, वो कोलैप्स कर गया है वाइल प्लेइंग टेनिस खेलते समय। दी बायस्टैंडर्स चेक फॉर अ पल्स, उसके बाजू में जो खड़े थे उन्होंने उसका पल्स देखा और कंफर्म किया कि उसके तो पल्स नहीं आ रहे हैं। व्हाट इज़ द नर्सेज फर्स्ट एक्शन इन इनिशिएटिंग सीपीआर, अगर नर्स वहाँ पे है और वो सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कर रही है तो वो सबसे पहले क्या करेगी, गिव टू रेस्क्यू ब्रीथ देगी, बिगिन चेस्ट कॉम्प्रेशन इमीडिएटली, चेक द एयरवे और कॉल फॉर द एडवांस मेडिकल हेल्प। बराबर, तो क्या करेगी यहाँ पे नर्स सबसे पहले जो है चेस्ट कॉम्प्रेशन इमीडिएटली देना स्टार्ट करती है। ठीक है, क्या करती है, चेस्ट कॉम्प्रेशन देना स्टार्ट करेगी। क्लियर है, ओके, पल्स नहीं है इसलिए कॉम्प्रेशन देना चालू करेगी, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। The nurse's first action should be begin chest compression immediately. According to latest guidelines, high quality chest compression should be started. बराबर, अभी की नई गाइडलाइन ऐसी बताती है कि पहले हाई क्वालिटी चेस्ट कॉम्प्रेशन, अच्छे से आपको हाई क्वालिटी चेस्ट कॉम्प्रेशन देने हैं, शुड बी स्टार्टेड राइट अवे इन पेशेंट्स हु आर अनरिस्पॉन्सिव एंड नॉट ब्रीदिंग। रेस्क्यू ब्रीथ जो है ऑप्शन ए आर इम्पोर्टेंट बट आर गिवन आफ्टर स्टार्टिंग चेस्ट कॉम्प्रेशन, पर वो कब देना है, रेस्क्यू ब्रीदिंग कॉम्प्रेशन देने के बाद, है ना। और सिम्युलटेनियसली इन अ टू रेस्क्यूअर सिनारियो, या फिर टू रेस्क्यूअर सिनारियो होगा तो एक उसको ब्रीदिंग देगा, एक कॉम्प्रेशन करेगा। चेकिंग द एयरवे, ऑप्शन सी इज इम्पोर्टेंट बट कैन बी डन ड्यूरिंग चेस्ट कॉम्प्रेशंस। कॉलिंग फॉर हेल्प, ऑप्शन डी इज क्रूशियल बट चेस्ट कॉम्प्रेशन शुड नॉट बी डिलेड, वो ज़रूरी है किसी को बुलाना हेल्प के लिए
पर उतना भी नहीं, पहले आप उसको कॉम्प्रेशन करके उसको हार्ट को थोड़ा कंटिन्यू कर दीजिए, फिर बुलाइए, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आप कॉम्प्रेशन करोगे। 70-year-old फीमेल इज़ फाउंड अनरिस्पॉन्सिव इन अ नर्सिंग होम। 70-year-old फीमेल है, नर्सिंग होम के अंदर वो अनरिस्पॉन्सिव हुई। द नर्स स्टार्ट CPR विथ चेस्ट कॉम्प्रेशन। नर्स ने CPR स्टार्ट किया, चेस्ट कॉम्प्रेशन दिया, रेस्क्यू ब्रीथ दिया। आफ्टर 2 minutes द नर्स नोटिसेस द पेशेंट इज स्टिल अनरिस्पॉन्सिव। 2 मिनट के बाद, मतलब कि 5 साइकिल हो जाती है 2 मिनट में, तो उसका चेक करते हैं, और चेक किया तो देखा कि अभी भी वो अनरिस्पॉन्सिव ही है। एंड द AED इज़ अवेलेबल आर्टिफिशियल, ठीक है, जो बोलते हैं हम इमरजेंसी डिफिब्रिलेटर जो होता है, एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, है ना। तो AED जो है वो अवेलेबल है हमारे पास। तो व्हाट शुड द नर्स डू नेक्स्ट? कंटिन्यू CPR विदाउट यूजिंग द AED, अटैच द AED पेड्स एंड फॉलो द प्रॉम्प्ट्स, प्रोवाइड अ हायर रेट ऑफ चेस्ट कॉम्प्रेशंस, कॉल फॉर एडिशनल हेल्प बिफोर यूजिंग द AED। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है हम कर देंगे उसका अटैच दी AED पेड्स एंड फॉलो दी प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। AED पेड्स को जो है आर्टिफिशियल है ना, वो तो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर है, तो उसको तो आपको लगा देना है, किसी की कोई ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक है ये, है ना। तो अटैच दी AED पेड्स एंड फॉलो दी प्रॉम्प्ट्स, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। The nurse should attach the automatic external defibrillators pads and follow the prompts, option B correct है। The AED should be used as soon as it is available to assess the rhythm and possibly deliver a shock. Continuing CPR, option A without using the AED may delay appropriate treatment, ठीक है, ये तो आप अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देने में डिले कर रहे हो वो बता रहा है। इंक्रीजिंग द रेट ऑफ चेस्ट कॉम्प्रेशन, ऑप्शन सी इज नॉट इंडिकेटेड। फटाफट दोगे तो रिप फ्रैक्चर कर दोगे, अभी तक नहीं दे रहे होते क्या आप? हाई क्वालिटी CPR शुड बी कंटिन्यूड एट द अप्रोप्रिएट रेट, कॉल फॉर एडिशनल हेल्प, ऑप्शन डी इज इम्पोर्टेंट बट शुड नॉट डिले द AED यूज आफ्टर यू कंप्लीटेड द 2 minute या फिर 5 साइकिल्स ऑफ द CPR और टिल द पेशेंट इज अनरिस्पॉन्सिव, ठीक है। Next is 65-year-old male patient on a mechanical ventilation in the ICU is experiencing sudden shortness of breath। 65 ईयर का ओल्ड मेल पेशेंट है, मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है, ICU में उसको रखा हुआ है और उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ सडनली हो रहा है। एंड द वेंटिलेटर अलार्म गोज ऑफ इंडिकेटिंग हाई प्रेशर, ठीक है। इसमें होल्ड याद रखते हैं, होल्ड का मतलब H फॉर दी हाई प्रेशर अलार्म, O फॉर दी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, and LD L for the low pressure alarm and D for the any ओके डिस्प्लेसमेंट या कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, तो ओके। तो देखो यहाँ पे तो आपको हाई प्रेशर अलार्म बोला है, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आपको ढूंढना है। तो व्हाट शुड द नर्स डू नेक्स्ट? इंक्रीज करेगी वेंटिलेटर रेट को, चेक द एंडोट्रेकियल ट्यूब फॉर किंग्स और ब्लॉकेज, administer a bronchodilator, disconnect the ventilator and provide manual ventilation with a bag and mask volume। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे क्या किया जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे कि एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है, चेक द एंडोट्रेकियल ट्यूब, ऑब्स्ट्रक्शन के लिए देखेंगे ना, तो पहले हम करेंगे चेक दी एंडोट्रेकियल ट्यूब फॉर किंग्स और ब्लॉकेज, कहीं एंडोट्रेकियल ट्यूब में कोई किंकिंग नहीं हो गई है, कोई मुड़ नहीं गई है, या फिर उसमें कुछ ब्लॉकेज ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। तो ऑप्शन बी हम सबसे पहले यहाँ पे करेंगे, ठीक है। द नर्सेज फर्स्ट एक्शन शुड बी टू चेक द एंडोट्रेकियल ट्यूब फॉर किंग्स और ब्लॉकेज ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अ हाई प्रेशर अलार्म ऑन अ वेंटिलेटर ऑफन इंडिकेट्स एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयरवे such as kinked tube or mucus plug. The nurse should quickly assess for and correct the issue. फटाफट देखेगी और इश्यू को करेक्ट करेगी। Increasing the ventilator rate, option A will not address the cause of the high pressure alarm. Administer bronchodilator, option C may be needed later but does not directly resolve the cause of the alarm. Disconnecting the ventilator, option D may be necessary if the issue cannot be resolved promptly but checking the tube should come first। बराबर, पहले हम ट्यूब को चेक करेंगे और अगर ट्यूब में कुछ भी हमको फील नहीं होता है कि कोई भी किंकिंग या ऑब्स्ट्रक्शन ब्लॉकेज म्यूकस कुछ भी नहीं है, ऐसा फील नहीं होता है, तो हम फटाफट से जो है बाद में क्या करेंगे, अगर आपको नहीं मिलता है तो सिंपली उस ट्यूब को रिमूव कर देंगे और आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट अम्बू बैग से ब्रीदिंग देना चालू कर देंगे। वरना आप ढूंढते रहोगे कि हाई प्रेशर अलार्म आ कहाँ रहा है और पेशेंट सलट जाएगा, ठीक है।
इसलिए विद इन अ सेकेंड में आपको ट्रिप को देख लेना है, नहीं कुछ मिलता है फटाफट से निकालो और अम्बोबैग से उसको ब्रीदिंग देना चालू कर देना है। ठीक है, तो याद रखना ये दोनों चीज़ें। A patient on a mechanical ventilator shows signs of respiratory distress. पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेटर पे है और वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का सिम्टम्स दिखा रहा है, इंक्लूडिंग इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट एंड पुअर ऑक्सीजन सेचुरेशन। रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज है, ऑक्सीजन सेचुरेशन पुअर है। The nurse checks the ventilator setting and sees that the tidal volume is set to low. नर्स देखती है वेंटिलेटर सेटिंग को और उसका टाइडल वॉल्यूम जो है वो बहुत ही लो है। व्हाट इज द नर्सेज नेक्स्ट स्टेप? देखो, पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट एंड पुअर ऑक्सीजन सेचुरेशन आ रहा है। नर्स चेक करती है वेंटिलेटर सेटिंग को, तो वहाँ पे टाइडल वॉल्यूम जो है वो ही लोड सेट किया हुआ था। तो यहाँ पे नर्स का जो है वो नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या रहने वाला है ना? तो क्या करेंगे, इंक्रीज कर देगी वो टाइडल वॉल्यूम को टू दी रेकमेंडेड सेटिंग्स के, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन थ्रू दी मास्क करेगी, या फिर इंक्रीज दी वेंटिलेटर रेट करेगी, डिस्कनेक्ट दी वेंटिलेटर एंड अटेम्प्ट दी रिससिटेशन मैन्युअली। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो वो जो है क्या था, टाइडल वॉल्यूम लो था उसको बढ़ा दो, बराबर, रेकमेंडेड सेटिंग तक। तो सब इजी, इंक्रीज द टाइडल वॉल्यूम टू द रेकमेंडेड सेटिंग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नर्स शुड इंक्रीज द टाइडल वॉल्यूम टू द रेकमेंडेड सेटिंग। लो टाइडल वॉल्यूम कैन लीड टू इनएडिक्वेट वेंटिलेशन। लो था टाइडल वॉल्यूम, इसलिए इनएडिक्वेट वेंटिलेशन हो रहा था, कोजिंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, लो ऑक्सीजन सेचुरेशन। एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीजन थ्रू अ मास्क, ऑप्शन बी जो था, इज नॉट सफिशियंट, बराबर। वेंटिलेशन से आप ऑक्सीजन मास्क से पे लाओगे तो वो तो सफिशियंट है ही नहीं। इफ़ द वेंटिलेटर सेटिंग्स आर इनकरेक्ट, इंक्रीज इन द वेंटिलेटर रेट इज़ नॉट प्राइमरी सॉल्यूशन इफ टाइडल वॉल्यूम इज टू लो। अगर टाइडल वॉल्यूम लो है तो फिर आप वेंटिलेटर को इंक्रीज करके रेट को कुछ नहीं कर सकते हो, डिसकनेक्टिंग कर देंगे वेंटिलेटर से, ऑप्शन डी इज अननेसेसरी अनलेस द वेंटिलेटर इज माल फंक्शनिंग और कैन नॉट बी एडजस्टेड, वरना आप पेशेंट को सल्टा देंगे, ठीक है, ऊपर पहुंच जाएगा पेशेंट। चलो नेक्स्ट क्या है, देखो कि अ नर्स इज परफॉर्मिंग CPR ऑन एन एडल्ट इन अ हॉस्पिटल सेटिंग। एक नर्स है, पेशेंट को CPR दे रही है, पेशेंट एडल्ट है। व्हाट इज द रेकमेंडेड डेप्थ फॉर चेस्ट कॉम्प्रेशन ड्यूरिंग एडल्ट CPR? तो कितना चेस्ट कॉम्प्रेशन में हमको डेप्थ देना है एडल्ट CPR में? एटलीस्ट 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर, एटलीस्ट 2 इंचेस 5 सेंटीमीटर, एटलीस्ट 3 इंचेस 7.5 सेंटीमीटर, या एटलीस्ट 1.5 इंचेस 3.75 सेंटीमीटर। तो एटलीस्ट 2 इंचेस तक हम एडल्ट में दे पाते हैं 5 सेंटीमीटर तक, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, एटलीस्ट 2 इंचेस 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ओके, द करेक्ट डेप्थ फॉर चेस्ट कॉम्प्रेशन इन एडल्ट CPR इज एटलीस्ट 2 इंचेस 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। दिस डेप्थ एंश्योर्स एडिक्वेट सर्कुलेशन टू वाइटल ऑर्गन्स। और आप जितना डेप्थ देते हो, दूसरा कॉम्प्रेशन देने के पहले वो चेस्ट फिर से इतना रिकॉइल हो जाना चाहिए, फिर दूसरी बार देना है, वरना चेस्ट रिकॉइल नहीं हो रहा है और आप देते जा रहे हो तो आप रिप का फ्रैक्चर या कुछ भी करवा सकते हो, ठीक है, जो इमरजेंसी है। तो दिस डेप्थ एंश्योर्स एडिक्वेट सर्कुलेशन टू वाइटल ऑर्गन्स ड्यूरिंग रिससिटेशन। डेप्थ लेस देन 2 इंचेस है, जो आपको ऑप्शन ए में और डी में दिखा रहा था, जैसे कि ऑप्शन ए में था एटलीस्ट 1 इंचेस 2.5 सेंटीमीटर और एटलीस्ट 1.5 इंचेस 3.75 सेंटीमीटर, मतलब कि 2 इंचेस से जो कम है आर इनसफिशिएंट फॉर इफेक्टिव सर्कुलेशन। एडल्ट के अंदर, बच्चों के अंदर इतना सफिशिएंट होता है, वाइल 3 इंचेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि जिससे रिप फ्रैक्चर होगा और इंजरी होगा चेस्ट को, तो वो भी नहीं करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 62-year-old male is receiving mechanical ventilation in the ICU। 62 ईयर का ओल्ड मेल है जिसको मैकेनिकल वेंटिलेशन पे डालना है, जो ICU में है। द वेंटिलेटर सेटिंग आर सेट टू असिस्ट कंट्रोल मोड, और वेंटिलेटर को असिस्ट कंट्रोल मोड पे सेट किया हुआ है विथ अ रेट ऑफ 14 ब्रीथ पर मिनट एंड टाइडल वॉल्यूम है 500 मिलीलीटर। रेट है 14 ब्रीथ पर मिनट और टाइडल वॉल्यूम है 500 मिलीलीटर। और द नर्स नोटिसेज द पेशेंट इज ब्रीदिंग ओवर द वेंटिलेटर, पेशेंट भी ब्रीदिंग ले रहा है वेंटिलेटर के साथ साथ। व्हाट इज द अप्रोप्रिएट एक्शन? इंक्रीज द रेट ऑफ वेंटिलेटर, एडजस्ट द वेंटिलेटर टू सिंक्रोनाइज द इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन SIMV मोड, इंक्रीज कर देंगे टाइडल वॉल्यूम सेटिंग को, प्रोवाइड सेडेशन टू रिड्यूस द पेशेंट्स एफर्ट। क्या करोगे?
तो देखो यहाँ पे पेशेंट असिस्ट में क्या करता है, सिर्फ वो असिस्ट करता है, वेंटिलेशन कंट्रोल नहीं कर देता। कंट्रोल होता ना तो पेशेंट ब्रीदिंग ही नहीं ले पाता, बट यहाँ पे पेशेंट असिस्ट कंट्रोल मोड पे है, मतलब सिर्फ और सिर्फ वेंटिलेटर उसको असिस्ट करता है। जितना नॉर्मली ब्रीदिंग सेट किया है कि उसको 20 ब्रीथ, समझना ये कॉन्सेप्ट को कि उसको 20 ब्रीथ चाहिए बराबर। तो अगर पेशेंट जो है वो कितना 5 ब्रीथ लेता है, कितना लेता है 5 ब्रीथ लेता है, तो वेंटिलेटर उसकी ओर से कितने बाकी रहे 20 से 15 ब्रीथ वेंटिलेशन प्रोवाइड करेगा। ये है असिस्टेड कंट्रोल मोड, समझे आप। तो यहाँ पे पेशेंट ने वो चालू कर दिया है कि आपने 14 पे सेट किया था और पेशेंट भी खुद से ले रहा है। तो अभी आप क्या करोगे कि जो SIMV मोड है उस पे जो विनिंग मोड बोला जाता है, पहला विनिंग मोड कि जिसमें पेशेंट खुद से ब्रीदिंग ले सकता है, उस पर अब हम उसको सेट कर देंगे क्योंकि अभी पेशेंट की कंडीशन उतनी वर्स्ट नहीं है। ठीक है, तो एडजस्ट द वेंटिलेटर टू सिंक्रोनाइज द इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन SIMV मोड, फर्स्ट विनिंग मोड। देखो आपको वेंटिलेशन है सब, और ये जो मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ ना, जो मैं आपको क्वालिटी दे रही हूँ, क्वांटिटी, ये कहीं पे भी आपको फ्री में नहीं मिलेगा और ये फ्री के लायक भी नहीं है वैसे भी। ठीक है, मैं कितने भी आपको बोल दूँ कि अमाउंट, तो वो भी कम होगी, बट अभी मैं आपको दे रही हूँ बिकॉज जस्ट ऑफ दैट कि बहुत सारी एग्जामिनेशन आ रही है। देखो CSC सिविल की, RRB की, फिर नॉर्सेट की, ओके, और उसमें भी CRE एम्स की, इसीलिए मैं दे रही हूँ। तो जिस बंदे को समझ आ रहा है ना कि क्या कंटेंट है, कहाँ तक का नॉलेज है, तो वो तो चुपचाप करेगा ही करेगा। ठीक है, तो जैसे आप पेड क्लासेस लेते हो और कैसे एक बाजू बैठ के पढ़ते ही हो क्योंकि पैसे दिए हैं बराबर, तो आप ये चीज़ यहाँ पे कर सकते हो, है ना। या तो आप यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर सकते हो मेरी चैनल में, ठीक है, या फिर आप जो है ऐसा सोचो कि मैंने पैसे दिए हैं और लेके बैठ जाओ, ये कंटेंट बहुत ही यूज़फुल है, समझा लो अपने दिमाग को, अपनी खोपड़ी को बराबर। जो आपको पैसे देकर भी नहीं मिलेगा वैसा कंटेंट है ये, मैं आपको बेट मार के बोलती हूँ, फिर मुझे दिखाना। ठीक है, तो पढ़ो, रिवाइज करो, मैं बार बार बोलती हूँ, मिल रहा है तो सिर्फ आप पढ़ो, ओके। ठीक है, और जिस भी बंदे की कंडीशन बहुत ही पुअर है, जो क्लासेस नहीं ले पाता है, उनके तक तो ये ज़रूर पहुंचाओ। ठीक है, चलो, सिर्फ आपको क्लासेस लेने पड़ेंगे। आप बना दो कि मैं 5 घंटे क्लासेस लूँगा, 6 घंटे क्लासेस देखूँगा ही देखूँगा, मैम की ये क्लासेस मुझे देखनी है, शेड्यूल बना दो। मैं आपको बोलती हूँ कि आप नहीं रुकोगे कहीं पे भी, ओके। ठीक है, नॉलेज भी उतना बढ़ेगा आपका, तो आप ये कीजिए, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट रहेगा। The appropriate action is to adjust the ventilator to synchronize the intermittent mandatory ventilation SIMV mode पे हम अब उसको चेंज कर देंगे, असिस्ट से अब कहाँ ले जाएंगे उसको, SIMV मोड पे। In SIMV, the patient can breathe spontaneously between the mandatory breaths provided by the ventilator, which allows for more comfortable breathing in patients who are spontaneously ventilating. Increases the rate of ventilator, option A may not address the underlying causes, विच इज़ ए पेशेंट स्पॉन्टेनियस ब्रीथ कर रहा है तो उसमें आपको वेंटिलेटर का रेट बढ़ा के क्यों पेशेंट को परेशान करना है। ठीक है, इंक्रीजिंग टाइडल वॉल्यूम, ऑप्शन सी इज़ नॉट इंडिकेटेड इन द केस। प्रोवाइडिंग सडेशन, ऑप्शन डी इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी अनलेस द पेशेंट इज द साइनिफिशिएंट डिस्ट्रेट। आपको पता है सडेशन कब देना पड़ता है, कंट्रोल्ड के अंदर, क्योंकि कंट्रोल के अंदर ना पेशेंट कॉन्शियस चाहिए ही नहीं, पेशेंट एक भी ब्रीथ नहीं लेना चाहिए बस, वरना तो फाइटिंग हो जाएगी वेंटिलेटर और उसके बीच। ठीक है, जिसको बकिंग बोलेंगे, ओके। तो इसके लिए वो तो करना ही नहीं है। यहाँ पे कौन सा हमने कंट्रोल यूज़ किया था वो करेंगे ना। अ नर्स इज परफॉर्मिंग CPR ऑन अ पीडियाट्रिक पेशेंट, व्हाट इज द recommended compression to ventilation ratio फॉर द चाइल्ड व्हेन परफॉर्मिंग वन रेस्क्यूअर CPR। पेशेंट है पीडियाट्रिक, आप उसमें वन रेस्क्यूअर है, तो CPR का रेशियो आपको बताना है क्या रहेगा। 30:2 क्या रहेगा, 30:2। अगर दो होते तो 15:2 हो जाता, पर एक ही रेस्क्यूअर है तो 30:2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। The correct compression to ventilation ratio for one rescuer pediatric CPR is the 30:2, विच इज़ द सेम फॉर एडल्ट। एडल्ट के लिए भी सेम होता है, और एडल्ट के लिए तो वन रेस्क्यूर हो या 2 रेस्क्यूर हो यही रहेगा 30:2। जबकि पीडियाट्रिक में तो चेंज भी होता है ना, कि पहले एक रेस्क्यूर है तो 30:2, अगर 2 हो गए तो 15:2, ये होता है पीडियाट्रिक में। फॉर 2 रेस्क्यूर पीडियाट्रिक CPR द रेशियो इज़ 15:2। अदर ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है CPR गाइडलाइंस और चिल्ड्रन के लिए। चलो नेक्स्ट क्या है, इफ ऑल रोजेज आर फ्लावर, सारे रोजेज फ्लावर है, एंड सम फ्लावर्स फेड क्विकली, और सम फ्लावर्स उसमें से जल्दी गिर जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ऑल रोजेज फेड क्विकली, सम रोजेज फेड क्विकली,
नो रोजेज फड क्विकली कि ऑल फ्लावर्स आर रोजेज, ये तो हमने आगे भी किया हुआ था। सब रोजेज फ्लावर है, ऐसा नहीं बोला है कि सब फ्लावर्स रोजेज है, ऐसा बोला है कि ऑल रोजेज फ्लावर है, सारे के सारे रोजेज फ्लावर है, उसमें से सम फ्लावर्स फेड क्विकली, तो क्या आएगा सम रोजेज फेड क्विकली। ठीक है, सम रोजेज फेड क्विकली, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। कॉन्सेप्चुअल है ये सब बातें। चलो ये देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, 2, 6, 12 और 20, तो क्या आएगा? देखो इसका सॉल्यूशन है, उससे ही आप समझ लीजिए। 2 और 6 तो कितना गैप हुआ 4 का, 6 और 12 में कितना 6 का, और 12 टू 20 में कितना 8 का गैप। तो अभी नेक्स्ट कितना आएगा 4, 6, 8, तो 10 का गैप आएगा। और देखो सबके बीच में -2, 6 में से 4 -2, 8 में से 6 -2, 10 में से 8 -2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30। ऑप्शन नंबर बी है हमारा 30, देखो तो इसलिए आंसर आ गया 30 है। 30 ओके, समझ आ गया। 2, 6, 12, 20 और क्या आ जाएगा 30, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इफ़ अ नर्स इज स्टैंडिंग 5 फीट फ्रॉम अ मिरर, नर्स जो है वो 5 फीट फ्रॉम अ मिरर से 5 फीट दूर खड़ी है, एंड हर इमेज इज़ 5 फीट अवे फ्रॉम द मिरर, और उसकी इमेज जो है 5 फीट अवे फ्रॉम द मिरर जो है वो बनती है। हाउ फार इज सी फ्रॉम हर इमेज, तो वो अपनी इमेज से कितनी दूर है, अपने से नहीं अपनी इमेज से कितनी दूर है। मिरर से 5 फीट अवे है, उसकी इमेज भी मिरर से 5 फीट अवे होती है, तो वो इमेज से कितनी दूर है। देखो ये मिरर है, उससे वो 5 फीट दूर है और इसकी इमेज 5 फीट दूर होती है, तो क्या हो जाएगा टोटल 10 फीट हो जाएगा ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। ऐसे देखना बराबर, क्या आएगा ऑप्शन बी 10 फीट जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर इफ 5 नर्सेज कैन कंप्लीट अ टास्क इन 6 आवर, 5 नर्सेज है उसको अपना टास्क कंप्लीट करने में 6 घंटे लगते हैं। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर 10 आवर्स, अगर 10 नर्सेज है तो वो काम करने में उसको कितना टाइम लगेगा कंप्लीट करने में, सेम टास्क है तो। अज्यूमिंग दैट दे ऑल वर्क एट द सेम रेट, बराबर, तो क्या आएगा 5 नर्सेज थी, अभी 10 नर्सेज है, 5 नर्सेज को काम करने में 6 घंटे लगते थे, अभी डबल हो गई तो काम करने में आधा टाइम हो जाएगा, मतलब 3 घंटे लगेंगे। ऑप्शन ए देख लो, यहाँ पर भी सॉल्यूशन है इसका कि 5 नर्सेज है तो 6 घंटे लगते थे, अभी नर्सेज डबल हो गई है 10 नर्सेज, तो काम आधे आवर्स में ख़त्म हो जाएगा, मतलब 3 आवर्स में ख़त्म हो जाएगा। अ नर्स एडमिनिस्टर 20 मिलीग्राम ऑफ मेडिकेशन एवरी 4 आवर्स, 20 मिलीग्राम मेडिकेशन वो हर एक 4 घंटे में दे रही है। हाउ मच मेडिकेशन विल दी पेशेंट रिसीव इन 3 डेज, 3 डेज तक पेशेंट को यही तरीके से मेडिकेशन देना है, तो कैसे पहुँचेगी 120, 140, 150 या 360। 4 घंटे में 20 मिलीग्राम, 3 दिन में कितना देगी वो पूछा है। तो देखो कैसे कि 20 मिलीग्राम एवरी 4 आवर्स, तो एक दिन में कितना 24 घंटे होते हैं, 24 का डिवाइड करो 4 से, 6 टाइम्स हो गया। कितने टाइम देना है इसको, 6 टाइम्स देना पड़ेगा इस मेडिकेशंस को 20 मिलीग्राम से, तो 20 मिलीग्राम 6 टाइम्स, तो ऐसे हम क्या करेंगे कि तो क्या हो जाएगा 6 2 ज़ा 120 मिलीग्राम, और 120 मिलीग्राम को उसको कितना 3 डेज तक देना है। एक दिन का निकाल दिया तो 3 का तो आ ही जाएगा, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 360 मिलीग्राम उसका आ जाएगा, मतलब कि 3 दिनों में वो 360 मिलीग्राम देना पड़ेगा। ऑप्शन डी इसलिए यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, आया समझ कि 20 मिलीग्राम एवरी 4 आवर्स में दे रही है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 का डिवाइड करो 4 से, 6 टाइम्स देना पड़ेगा। 20 मिलीग्राम के 6 टाइम डोज लगेंगे, मतलब कि 6 2 ज़ा 120 मिलीग्राम वो एक दिन में दे रही है, ऐसे 3 दिनों में कितना, तो 120 का मल्टीप्लाई 3 से 360 मिलीग्राम आएगा आंसर। नेक्स्ट क्या है कि नर्स हैज़ 150 मिलीलीटर ऑफ सलाइन सॉल्यूशन, एक नर्स है उसके पास 150 मिलीलीटर का सलाइन सॉल्यूशन है, एंड नीड्स टू डाइल्यूट इट बाय एडिंग वाटर, और उसको डाइल्यूट करने के लिए यूज़ करना है, ऐड करना है, उसमें वाटर करना है। इफ़ सी वॉन्ट्स द टोटल वॉल्यूम टू बी 250 मिलीलीटर, हाउ मच वाटर शुड दी सी ऐड, तो यहाँ पे उसने कितना पानी ऐड किया और उसको टोटल वॉल्यूम बनाना है 250 का। आपको समझ आ रहा है, उसके पास सलाइन सॉल्यूशन है बराबर, पूरा कॉन्सेंट्रेट वाला 150 मिलीलीटर वाला, अभी उसको डाइल्यूट करना है पानी डाल के, और टोटल उसको बनाना है 250 मिलीलीटर, तो कितना पानी डालेगी 250 टोटल करना है कितना 150, तो 250 में से 150 माइनस कर देने का आ जाएगा आपका पानी। ओके,
100 मिलीलीटर पानी जो है यहाँ पे आंसर आएगा। देखो टोटल वॉल्यूम कितना था 250, उसको बनाना है, ऑलरेडी उसके पास सलाइन है 150 का, तो कितना पानी ऐड करेगी उसके लिए 250 में से 150 को माइनस करो उतना, 100 मिलीलीटर पानी ऐड करेगी, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है ऑप्शन बी में 100 मिलीलीटर। ओके, इसीलिए करेक्ट है। फिर देखो क्या है कि अ नर्स इज प्रिपेयरिंग अ 10% सॉल्यूशन, नर्स को 10% सॉल्यूशन बनाना है, सी नीड्स टू प्रिपेयर 200 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन, उसको जो है बनाने के लिए 200 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन चाहिए। हाउ मच सॉल्यूट शुड दी यूज, शुड शी यूज तो क्या आएगा 200 का 10%, 200 मल्टीप्लाई 10/100, ईजी है एकदम ये सब आपको सिर्फ एक बार आने चाहिए, रोज देखोगे ना आपको आ ही जाएंगे। बराबर 200 मल्टीप्लाई 10/100, तो 0 गए, 2 मल्टीप्लाई 10 20 ग्राम, कितना चाहिए सिर्फ 20 ग्राम सॉल्यूट चाहिए, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट है 20 ग्राम आ गया। चलो क्वेश्चन को सिर्फ समझना पड़ेगा आपको। इफ़ अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल, 50 लोगों का ग्रुप है बराबर, और उसमें से क्या पता हुआ है कि 30 लोगों को चाय पसंद है, 20 लाइक कॉफ़ी, 20 लोगों को कॉफ़ी पसंद है, और इसमें से 10 ऐसे हैं बोथ टी एंड कॉफ़ी। देखो समझ आ रहा है, 50 का ग्रुप, 30 को चाय 20 को कॉफ़ी, तो 30 20 50 हो गए, पर यहाँ पे और 10 बताए वो कौन है, ये 30 और 20 में से ही वो 10 लोग हैं, ये 30 और 20 में से ही वो 10 लोग हैं कि जिनको चाय भी पसंद है और जिनको कॉफ़ी भी पसंद है। ठीक है, तो हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली टी, तो इसमें से वैसे कौन से पीपल है कि जिनको सिर्फ चाय पसंद हो। तो देखो कैसे बनाएंगे हम, ऐसे बराबर राउंड बना दिए, और 30 क्या है टी वाले, 20 कॉफ़ी वाले, और बीच में जो है 10 वो इन्हीं में से है, मतलब वो उनको टी भी पसंद है और कॉफ़ी भी पसंद है। 50 पीपल का ग्रुप है, तो उनको अगर ओनली टी पसंद हो, वैसे कितने 30 वाले टी वाले थे, उसमें से 10 को निकाल दो, 20 कितने हैं 20 ऐसे है कि जिनको सिर्फ और सिर्फ चाय ही पसंद है, चाय में से ही निकालने के, तो क्या ऑप्शन नंबर बी आएगा 20। ठीक है, समझ आया ना, आए तो खुद लिख के समझिए तब आएगा। चलो, इफ ऑल नर्सिस आर हेल्थ केयर वर्कर्स, सारी नर्सिस हेल्थ केयर वर्कर्स है, एंड ऑल हेल्थ केयर वर्कर्स आर प्रोफेशनल, सारे हेल्थ केयर वर्कर्स प्रोफेशनल है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ऑल नर्सिस आर प्रोफेशनल, सारी नर्सिस प्रोफेशनल है, सम नर्सिस आर प्रोफेशनल, कुछ ही नर्सिस प्रोफेशनल है बराबर, या फिर नो नर्सिस आर प्रोफेशनल, सम प्रोफेशनल आर नर्सिस, क्या आएगा सारी नर्सिस हेल्थ केयर वर्कर्स है, सारे हेल्थ केयर वर्कर्स प्रोफेशनल है, मतलब सारी नर्सिस प्रोफेशनल है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये मैंने वो राउंड वाला समझा है ना, उसके जैसा ही है ये। ओके, इसलिए क्या आएगा कि ऑल नर्सेज आर प्रोफेशनल है ना, सब नर्सेज कैसे आएगा कि अगर सबकी बात की ऑल नर्सेज आर हेल्थ केयर वर्कर, ऑल नर्सेज आर हेल्थ केयर वर्कर, और सारे के सारे हेल्थ केयर वर्कर प्रोफेशनल है, तो ऑल नर्सेज आर प्रोफेशनल बराबर, ऑल नर्सेज आर प्रोफेशनल, ऑप्शन ए आएगा। किसी और की थोड़ी बात की यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल की होती तो आता। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 4 9 16 25 49, बीच में क्या आएगा ये 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो क्या आएगा 36, ऑप्शन बी। देख लो मैंने बताया भी है वो, देखो 4 9 16 25 फिर ब्लैंक है और 49 है, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 का स्क्वायर 36, और फिर 7 का स्क्वायर आपको दिया हुआ है 49। ओके, समझ आ गया। इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, एक 40 स्टूडेंट्स की क्लास है, हम लिखते थे ना हमारे बोर्ड के ऊपर, टोटल 40 स्टूडेंट्स, 15 बॉयज़ 25 गर्ल्स, एब्सेंट है आज 10, तो इसमें से ढूंढो आपकी कितनी प्रेजेंट गर्ल्स है, कितनी प्रेजेंट गर्ल्स है वो ढूंढना है। समझ आ रहा है, 40 स्टूडेंट की क्लास है, मतलब कि उसमें 15 बॉयज़ और 25 गर्ल्स, 15 और 25 हो गया आपका 40 बराबर, तो वो आपको नहीं बताया यहाँ पे, तो टोटल बताया 40 में से कितने गर्ल्स एंड कितने बॉयज़ है वो बताया। अभी बोला कि आज ना क्लास में 10 स्टूडेंट एब्सेंट हैं बराबर, तो आपको यूँ बताना है कि आज प्रेजेंट गर्ल्स कितनी है क्लास में प्रेजेंट गर्ल्स कितनी है वो बताना है। तो कैसे निकालोगे, देखो 40 स्टूडेंट्स है, उसमें 15 बॉयज़ और 25 गर्ल्स है, 10 एब्सेंट है, मतलब टोटल 40, उसमें से 10 को निकाल दो, क्या आ जाएगा 30, और प्रेजेंट गर्ल्स को अगर निकालना है तो क्या करोगे आप कि 30 बराबर 30 जो है टोटल मिला आज का जो था 30 प्रेजेंट है ना आज, तो 30 में से बॉयज़ को माइनस कर दो, जो बचेगी वो गर्ल्स प्रेजेंट है, 30 - 15, आज 15 गर्ल्स प्रेजेंट है,
बराबर, मतलब ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या करेक्ट होगा, बी। आ गया यहाँ पे बी। In a code language, doctor is written as EPDUPS. How will nurse be written? चलो इसके लिए ये यूज़ करेंगे हम। पूरा ABCD को लिखा, बराबर। फिर डॉक्टर के लिए सेट किया, डॉक्टर में डी का ई था, मतलब कि 1 प्लस हो रहा है। फिर ओ में भी देखो प्लस हुआ, पी हो गया। फिर सी में भी देखो डी हो गया। फिर DOCT, टी में यू प्लस हो गया, अभी भी टी से यू। फिर ओ का तो सेम ही होगा और आर का एस हो गया, मतलब प्लस हो रहा है। तो नर्स में भी सेम ही होगा ना, प्लस प्लस होगा तो एन है तो क्या होगा, प्लस ओ। आ गया ओ। यू में प्लस तो वी, आर में प्लस एस, एस में प्लस टी, ई में प्लस एफ। OVSTF ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। OVSTF ऑप्शन नंबर ए, इसलिए हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन देखो क्या है इसके अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स इज लिस्ट इफेक्टिव इन करेक्टिंग हाइपोकैलेमिया। अगर आपको हाइपोकैलेमिया करेक्ट करना है तो कौन सा फूड अफेक्ट नहीं करेगा, मतलब वो फूड ऐसा होगा कि जो ऑलरेडी हाइपोकैलेमिया ही करवाता होगा। यहाँ पे आपको हाइपोकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए पोटाशियम रिच्ड फूड देना है पेशेंट को। क्वेश्चन को समझिएगा, हाँ। तो हाइपोकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए पोटाशियम रिच्ड फूड देना है। तो ऐसा कौन सा फूड है कि जो पोटाशियम बिना का है। बनाना में पोटाशियम होता है, ऑरेंज में भी, पोटैटोज में भी, पर राइस में बिल्कुल भी नहीं होता है, बराबर। इसीलिए हमारा आंसर आएगा राइस, ऑप्शन नंबर डी। न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है। राइस इज नॉट अ साइनिफिशिएंट सोर्स ऑफ पोटाशियम unlike bananas, oranges, potatoes which are potassium rich, commonly recommended for hypokalemia management. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि द नर्स इज मॉनिटरिंग अ क्लाइंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। नर्स पेशेंट को देख रही है जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है विथ डायग्नोसिस ऑफ अपेंडिसाइटिस, की जिसको अपेंडिसाइटिस है, अपेंडिक्स का इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हुआ है, हु इज शेड्यूल्ड फॉर सर्जरी इन 2 hours। ठीक है, और यहाँ पे जो है उसकी सर्जरी शेड्यूल्ड हुई है 2 घंटे के बाद। ओके, दी क्लाइंट बिगिंस टू कंप्लेन ऑफ इंक्रीज एब्डोमिनल पेन, और क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे बहुत एब्डोमिनल पेन हो रहा है, वॉमिटिंग उसको हो रही है। ऑन असेसमेंट द नर्स नोट्स दैट द एब्डोमेन इज डिस्टेंडेड एंड बोवेल साउंड्स आर डिमिनिश्ड। जब नर्स एब्डोमिनल का असेसमेंट करती है तो एब्डोमिनल जो है डिस्टेंडेड फील होता है, बोवेल साउंड डिमिनिश्ड हो गए हैं। विच इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन। तो नर्स यहाँ पे सबसे पहले क्या करेगी, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करेगी, एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब्ड पेन मेडिकेशन, कॉल एंड आस्क फॉर द ऑपरेटिंग रूम टीम टू परफॉर्म सर्जरी एज सुन एज पॉसिबल। क्योंकि अभी इसकी सर्जरी तो 2 घंटे बाद है, बराबर। उसका सर्जरी शेड्यूल्ड हुआ है 2 घंटे के बाद है, तो अभी बोला दो फटाफट से इसकी सर्जरी करो भाई, इसको और तकलीफ हो रही है। रिपोजिशन द क्लाइंट एंड अप्लाई हीटिंग पेड। हीटिंग पेड दोगे ना तो अपेंडिसाइट्स जो है ना वो फट जाएगा, परफोरेशन कर जाएगा, तो हीटिंग पेड तो कभी देना ही मत। ठीक है, वार्म सेटिंग टू द क्लाइंट्स एब्डोमेन वो तो करना ही नहीं है, तो करोगे क्या, बराबर। नोटिफाई कर देंगे सिर्फ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हम उनको ऑपरेशन रूम की टीम को नहीं बुला देंगे। आओ देखो ना इसको क्या हो रहा है, जल्दी से इसका ऑपरेशन कर दो आप। जब वो बेचारा अंदर कोई ऑपरेशन कर रहा है ऑलरेडी, बराबर, तो इसको थोड़ी परेशान करेंगे। हम क्या करेंगे, सिर्फ उसके हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ द साइंस एंड सिम्टम्स प्रेजेंटेड इन द क्वेश्चन द नर्स शुड सस्पेक्ट पेरिटोनाइटिस एंड नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ये जो साइन एंड सिम्टम्स थे, कौन से सिम्टम्स की, जो एब्डोमिनल पेन था, ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी, असेस किया था एब्डोमिन डिस्टेंड हो रहा था, बॉयल साउंड्स जो है डिमिनिश्ड जा रहे थे, ये सब पेरिटोनाइटिस दिखा रहा था अपेंडिसाइटिस के साथ में। तो हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताएंगे administering pain medication is not an appropriate intervention. He should never be applied to the abdomen of a client with suspected appendicitis because of a risk of perforation or rupture. Scheduling surgical time is not within the scope of nursing practice, although the healthcare provider probably would perform the surgery earlier than the pre-scheduled time. आप कोई नहीं बता सकते कि इसका शेड्यूल टाइम क्या है। हाँ, अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने आके देखा और वो बताता है कि नहीं इसका तो फटाफट अभी ही सर्जरी करना पड़ेगा, 2 घंटे तक भी वेट नहीं कर सकते हो, तो वो कर सकता है, हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हम सबसे पहले हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताएंगे। ठीक है,
क्लियर। तो ये आपका मॉडल पेपर नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट जब हम आज देखेंगे तो मॉडल पेपर नंबर 4 देखेंगे। सारे क्वेश्चंस पेपर को फिर से रिवाइज कीजिए और ट्राई कीजिए कि अभी जो क्वेश्चन पेपर आप रिवाइज कर रहे हो उसमें आंसर मेरे समझाने से पहले वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए और आप खुद दे पाते हो या नहीं, यहाँ तक की तैयारी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।